हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ एमटीएस के यानी एसएससी एमटीएस के रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक के वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 8 को डिस्कस करने के लिए। और यह सेट नंबर 8 आपका पूछा हुआ प्रश्न है जो कि एमटीएस में 3/10/2017 को हुई फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के जीके सेक्शन का डिस्कशन मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन ये क्लास लाइव 10 बजे होता है और इसके अलावा मैं प्रतिदिन आपके समक्ष 3 बजे करंट अफेयर्स में और 8 बजे स्टैटिक जीके के डिस्कशन में जुड़ता हूं। कल यानी कि सोमवार को यानी 15 मार्च 2021 को मैं आपके समक्ष रूबरू नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन आज 16 मार्च से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ, मांग मतलब क्या होता है? मांगना। तो मांग का अर्थ कैसी मांग से है, वो भी अर्थशास्त्र में। तो सकल मांग को हम लोग अर्थशास्त्र में मांग कहेंगे या नहीं, तो देखते हैं आगे। बाजार मांग को, सकल मांग को, व्यक्तिगत मांग को या क्रय क्षमता पर निर्भर मांग को, ये सभी एक प्रकार के मांग ही हैं। लेकिन हमें अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की, किसी सेवा की मांग कब करेगा? जब उसके पास क्रय क्षमता होगी, यानी कि उस सेवा को या उस वस्तु को खरीदने की क्षमता होगी, तभी कोई व्यक्ति क्या करेगा? उस वस्तु या सेवा के लिए मांग करेगा। यानी कि क्रय क्षमता की शक्ति या क्रय क्षमता के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि व्यक्ति की मांग किस हद तक हो सकती है या व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा की मांग करने में सक्षम है या नहीं। इस प्रकार यह आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा कि क्रय क्षमता पर निर्भर, क्योंकि व्यक्ति के पास यदि क्षमता नहीं होगी तो मांग उत्पन्न नहीं होगी, क्षमता होगी तो मांग खुद ब खुद होगा। यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह बात यहाँ भी लागू होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या होगा? अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ है क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। और मांग के नियम की बात करें तो मांग का नियम किसने दिया था? जे.बी. से नामक अर्थशास्त्री ने। किसने? जे.बी. से नामक अर्थशास्त्री ने दिया था। और मांग का नियम कहता है कि अन्य कारकों को अस्थिर रखा जाए, अन्य कारकों को कांस्टेंट मान लिया जाए तो कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा और कीमत घटने पर मांग बढ़ेगा। यानी कि इसके अलावा, कीमत के अलावा अन्य कारकों को स्थिर माना जाए तो क्या होगा? यदि कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा? मांग घटेगा, यानी अपोजिट होगा। और कीमत यदि घटेगा तो मांग क्या होगा? मांग बढ़ेगा। क्लियर है? और ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम जे.बी. से नामक अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था। इसके अलावा एडम स्मिथ साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि एडम स्मिथ साहब ने कहा था कि मांग के नियम को मांग और पूर्ति के आधार पर स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, यानी कि इसको नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर। निम्नलिखित में से लोगों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने के लिए क्या अभिष्ट है? लोग बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए चाहते हैं कि उनकी आय अधिक से अधिक हो, और अधिक से अधिक आय के लिए क्या आवश्यक है? तो देखते हैं विकल्पों में। यदि तो उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य मिलेगा किसी भी उत्पाद को, तो बेहतर मूल्य मिलेगा तभी तो उसके कर्मचारियों को, उसके व्यक्ति को भी बेहतर मूल्य मिल पाएगा। तो उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य ये आवश्यक चीज है जिसके तहत कि कोई भी व्यक्ति अधिक आय अर्जित कर सकता है। निरंतर नौकरी, अब खूब अच्छा सैलरी है, खूब अच्छा नौकरी है, सैलरी है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? निरंतर नौकरी नहीं कर रहा है। 1 महीने नौकरी करके 3 महीने घर बैठ रहा है, 2 महीने नौकरी करके 6 महीने घर बैठ रहा है, तो क्या होगा कि उसकी आय प्रभावित होगी, और आय प्रभावित होगी तो जीवन प्रभावित होगा। यानी कि निरंतर नौकरी भी आवश्यक है। वेतन तो बेहतर होना ही चाहिए, क्योंकि बेहतर मूल्य उत्पाद को मिलेगा तो बेहतर वेतन, और बेहतर वेतन के साथ साथ यदि व्यक्ति निरंतर नौकरी करता है तो वह अधिक आय प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस प्रकार आपको दिए गए विकल्पों में से सभी के सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं।
और बेहतर वेतन पाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, सबसे अधिक अच्छा वस्तु और अधिक मात्रा में खरीद सकता है। अच्छा आय प्राप्त करेगा तभी तो अच्छा वस्तु खरीदेगा और अधिक मात्रा में खरीद पाएगा। तो इसलिए क्या है कि अधिक आय प्राप्त करने के लिए उत्पादन के बेहतर मूल्य, निरंतर नौकरी, बेहतर वेतन इत्यादि सभी चीजें आवश्यक है। और अधिक आय वाले व्यक्ति क्या होते हैं, तो भोजन पर उनका खर्च कम होता है। जैसे आज आपके घर से आपको 3,000 रुपये प्रति महीने, 4,000 रुपये प्रति महीने, 5,000 रुपये प्रति महीने किन्हीं किन्हीं को मिलता होगा रहने के लिए। आप पटना में हो, इलाहाबाद में हो, राजस्थान के किसी शहर में हो, कहीं भी अपने घर से बाहर किसी शहर में जाकर के रह रहे हैं, तो घर से आपको एक लिमिटेड राशि दी जाती है। मान लिया जाए कि अधिकाधिक ही माना जाए 5,000 रुपये दिया जाता है। 5,000 रुपये में से आप गौर करते होंगे कि आपका 2,000 से 3,000 रुपये खाने पर केवल खर्च हो जाता होगा। 2,000 से 3,000 रुपये केवल खाने पर खर्च हो जा रहा है। तो ये इस 5,000 का कितना परसेंट है, तो इसको यदि हम लोग देखें तो कितना परसेंट होगा, ये 40% है खाने का। आपको जो कुल राशि का, यानी कुल आपको जितना पैसा प्राप्त हो रहा है उसका 40% आप क्या कर रहे हैं, खाने पर ही खर्च कर दे रहे हैं। कल होकर के यदि आपकी सर्विस लग जाती है, आपकी नौकरी हो जाती है, आपकी तनख्वाह होगी 40,000 और 40,000 रुपये में आप बहुत खाएंगे। आज दाल भात चोखा खाते हैं तो कल क्या खाएंगे, डेली मुर्गे की टांग ही चबाएं आप या फिर मटन ही चबा जाएं आप, फिर भी आपका खर्च कितना होगा, मान लिया जाए 2,000 की जगह 6,000, 8,000 हो जाए, फिर भी परसेंटेज यदि देखिएगा तो क्या होगा कि इस 40% की तुलना में वह बहुत ही कम होगा। यानी कि व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ ही उसके भोजन पर खर्च क्या होता है, कम होता है। तो अधिक आय प्राप्त करने से व्यक्ति के बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए अधिक आय अर्जित करने के लिए इन सभी विकल्पों को अपनाना आवश्यक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। मौलिक अधिकार की सबसे पहले चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में मैं आपको बार बार बतलाता हूं कि ये वे अधिकार होते हैं जो किसी भी समाज में रह रहे व्यक्ति के चहुमुखी विकास, यानी भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक अधिकार है। और इसी को आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का ये पैदाइशी अधिकार है। यानी कि यदि व्यक्ति को मानव की तरह जीवन जीना है, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना है, तो वैसे स्थिति में व्यक्ति को ऐसे अधिकारों से किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिकार ही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। इसकी व्याख्या संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक में यदि हम देखें तो कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। यानी कि पहला मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। और इसमें पहला ही हमारा प्रकार है कौन सा, समानता का अधिकार। पहला ये अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसकी चर्चा करें तो अनुच्छेद 14 पहला यदि हम बात करें तो यह कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के नजरों में सभी लोग समान हैं। और विधि के समक्ष समता की बात कहाँ के संविधान से, तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का प्रावधान, लाइन को हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा, विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से। और एक और आपको पूछा जाए यदि विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। और विधि के समान संरक्षण कहां से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान है, यानी कानून की नजरों में सभी व्यक्ति समान हैं। कौन है, कानून की नजरों में सभी लोग समान हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 की बात करें तो यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में, यानी कि पब्लिक सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है लोक नियोजन में, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, अगर सिंपल भाषा में कहें
तो लोक नियोजन में आपका क्या होना चाहिए, तो अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आज भी आरक्षण दिया जाता है, इसीलिए ताकि वे भी क्या हो सकें, समता के यानी कि समानता में आ सकें जो लोग कि आज भी पिछड़े हुए हैं। तो ये आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में जो है यह सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो यह सकारात्मक है। क्या है, यह सकारात्मक है, क्योंकि यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही दिया गया है। भारतीय संविधान क्या कहता है, समता का अधिकार, सभी व्यक्ति एक समान है। तो सभी व्यक्ति एक समान यदि नहीं है तो पहले उनको एक समान किया जाए। कैसे, तो आरक्षण दे करके किया जाए। जो लोग सामाजिक शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन सभी को पहले एक बराबर किया जाए, फिर हम समता की बात करें तो हमें यह शोभा देगा। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 17 यदि देखा जाए, 14 से 18 तक में हमने कहा आपको समता का अधिकार है, और अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है, छुआछूत अस्पृश्यता करता है, तो वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इस अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, यानी छुआछूत नहीं किया जा सकता है। छुआछूत किसी व्यक्ति के साथ करना, छुआछूत को मानना मौलिक अधिकार का हनन है जिस व्यक्ति के खिलाफ आप इसको अपनाते हैं, चाहे वह जातिगत हो या धार्मिक हो। आर्टिकल नंबर 18 यानी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, किसी भी व्यक्ति को, सभी व्यक्ति भारत के सभी व्यक्ति क्या हैं, कानून की नजरों में समान हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को एक समान जीवन जीने का अधिकार है। और किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, तो विशेष उपाधि नहीं दिए जा सकते हैं, जैसे पुराने जमाने में महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट इत्यादि जैसी उपाधियां दी जाती थी, जो व्यक्ति को क्या करता था, आम व्यक्ति से विशेष व्यक्ति के रूप में घोषित करता था। तो वैसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा अब भी कुछ क्षेत्रों में, जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न दिया जाता है, वैसे व्यक्ति को जो कला साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए भारत सरकार इसके अपवाद के रूप में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कार प्रदान कर सकती है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है। समानता का अधिकार हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है। चलिए आगे देखते हैं। 79 भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जरिए कई प्रकार के लक्ष्यों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया और ये वैसे लक्ष्य हैं जिसको लागू करना राज्य के आर्थिक संसाधन एवं इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किस भाग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भाग 4 में है। मौलिक अधिकार के बाद वाले अध्याय में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, आपको याद होगा अनुच्छेद 35 में क्या होता है, मौलिक अधिकार समाप्त होता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। कहाँ के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित बोलने का मतलब होता है, अनुच्छेद 37 लिखता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता और न्यायालय इसके प्रति कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, यानी यह गैर न्यायिक है। मौलिक अधिकार का हनन हो, आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन यदि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति नहीं की जाती है, आपको वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों से नहीं
अवगत करवाया जाता है, आपको नहीं वो उपलब्ध करवाया जाता है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इसके खिलाफ जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान में किया गया था तो कई विद्वानों ने इसके प्रति कमेंट करते हुए कहा था। नसरुद्दीन एक संविधानविद थे, उन्होंने कहा था यह नववर्ष के वादे की तरह है जो हर वर्ष जनवरी के अंत तक क्या होता है, समाप्त हो जाया करता है। यानी कि नववर्ष में हर लोग क्या करते हैं, वादा करते हैं कि सुबह सुबह उठेंगे, इस वर्ष कुछ नया करेंगे, इस वर्ष ये हासिल करके ही छोड़ेंगे, इस वर्ष तो ये कर देंगे, इस वर्ष तो वह कर देंगे। लेकिन 2 ही 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने दिन बाद क्या होता है, लोग उस वादे को भूल जाया करते हैं। तो इसलिए नसरुद्दीन ने कहा कि यह नववर्ष के वादे की तरह है जो हर वर्ष बदल जाया करते हैं। केटी शाह ने कहा था यह वह चेक है जिसका बैंक डूब गया है। ठीक है, तो यह आपका कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई जो भविष्य में सम्राट डैश कहलाए। ठीक है, तो देखिएगा मुगल राजवंश की स्थापना भारत में बाबर ने की थी और 1526 में मुगल राजवंश की स्थापना 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम शाह लोदी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। बाबर की बात करें तो ये अपने पिता तैमूर की ओर से 5वां वंशज था, जबकि माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। चंगेज की ओर से 14वां वंशज, जबकि अपनी माता की तरफ से क्या था, तो माता की तरफ से पिता की तरफ से 5वां वंशज था तैमूर का। बाबर की बात करें तो बाबर उज्बेकिस्तान, तत्कालीन वर्तमान उज्बेकिस्तान जो है वहां का रहने वाला था। उस समय इसको फरगना कहते थे। तो वहीं से वह भारत आया था और भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की थी। बाबर के बाद 1530 में बाबर का निधन हुआ था। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा था और हुमायूं 1530 से 1540 तक गद्दी पर बैठा। फिर चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी के हाथों परास्त होकर वह सिंध को भाग गया और पुनः 1555 में वह शेरशाह सूरी के वंशज सिकंदर नामक शासक था, उसको हरा करके 1555 में मछुआरा के युद्ध में उसको परास्त करके मुगल राजवंश की गद्दी फिर से प्राप्त की और 1555 में ही दीनपनाह नामक पुस्तकालय से गिर करके वह मर भी गया। तो उसके बाद फिर उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा और 1556 से 1605 तक गद्दी पर रहा। और अकबर का बेटा था जहांगीर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसका बचपन का नाम क्या था, सलीम। जहांगीर के ही बचपन का नाम था सलीम। सलीम ने क्या किया, 1594 में अपने पिता अकबर के खिलाफ, 1594 में अकबर ने अपने पिता जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर दी और यह विद्रोह 1599 में अपने चरम पर था। 1599 तक यह क्या था, यह विद्रोह अपने चरम पर था, यानी चरमोत्कर्ष पर था। और 1602 ईस्वी में क्या किया कि 1602 ईस्वी में जहांगीर इस आंदोलन, इस विद्रोह में असफल रहा और वह अकबर की सत्ता को समाप्त नहीं कर सका। हालांकि उसने कई प्रकार के षड्यंत्र इस दौरान रचाए। तो ये सलीम कौन था, ये सलीम जहांगीर था और जहांगीर मुगल राजवंश का शासक बना अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में। 1605 से 1627 तक, 1605 से 1627 तक यह क्या रहा, अपने 1605 से 1627 तक यह क्या रहा, तो अपने शासन काल के दौरान जिसने चित्रकला का खूब विकास किया। जहांगीर खुद कहता था कि मैं चित्रकला का इतना अच्छा पारखी हूं कि किसने इसकी, अगर एक चित्र को, इसकी आंखों को अलग व्यक्ति, पंख को अलग व्यक्ति या अन्य अलग अलग पार्ट को अलग अलग व्यक्ति भी बनाए तो मैं यह देखकर बता दूंगा कि किस पार्ट को किस चित्रकार ने बनाया है। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर के बाद उसका बेटा 1628 में गद्दी पर बैठा। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल माना जाता है और शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब गद्दी पर बैठा था और औरंगजेब का 1707 में निधन हो गया। उसके बाद परवर्ती मुगल शासकों का दौर शुरू होता है और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह प्रथम दिल्ली की गद्दी पर आसीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81।
1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां जाने से इनकार कर दिया था। तो 1824 में एक युद्ध की शुरुआत हुई थी जो 1824 से 1826 तक चला था। इसको हम लोग आंग्ल बर्मा युद्ध कहते हैं और यह अंग्रेज एवं बर्मा के बीच, बर्मा आधुनिक समय में किसको, म्यांमार को कहते हैं, जो भारत का पड़ोसी देश भी है। उस समय यह भारत का ही अखंड हिस्सा हुआ करता था। तो बर्मा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक, तो 1824 से 1826 तक हुआ था। यानी कि 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने हेतु कहां जाने से, तो बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान यह इनकार सिपाहियों ने किया था। और इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तो बर्मा की सीमाओं का, बर्मा यानी कि आधुनिक समय में जिसको क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, बर्मा की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना ही इस युद्ध का कारण बना था। और इस युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था इस युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल, लॉर्ड एमहर्स्ट था। और बर्मा के सेनापति कौन थे, तो बर्मा के सेनापति बंधुल थे। अंग्रेज की तरफ से कौन थे, एमहर्स्ट, और बर्मा की तरफ से किसने, तो बंधुल ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। किसने, बंधुल ने। और 1824 से 1826 तक यह युद्ध हुआ था। ये इस बात से तो आप अवगत है ही, ठीक है। तो यह युद्ध अंत कैसे हुआ, तो इस युद्ध का अंत 1826 में यांडबू की संधि से हुआ था। कैसे, यांडबू की संधि से हुआ था, यह भी याद रखिएगा, यांडबू, यांडबू की संधि 1826 के कारण इस युद्ध का अंत हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। हम बार बार बता चुके हैं कई बार इस क्वेश्चन को कि ये पृथ्वी को बीचों बीच गुजरने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। और इससे उत्तर यानी ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, यहाँ क्या होता है, ये नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है, तो ये साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव है। और इस क्षेत्र में विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण का क्षेत्र यानी कि नीचे का क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को मकर रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इसी बीच में सूर्य की किरणें सालों भर चमकती है ऊर्ध्वाधर रूप में इसी क्षेत्र में। अब मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च को 21 मार्च और कब 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ होती है, तो ठीक विषुवत रेखा पर होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य क्या करता है, 21 मार्च के बाद सूर्य कर्क रेखा की ओर मूव करता है। 21 मार्च के बाद सूर्य कहाँ, तो कर्क रेखा की ओर मूव करता है। और कब पहुंच जाता है उत्तरी गोलार्ध पर, कर्क रेखा पर, तो 21 जून को। और इसलिए जब 21 जून को सूर्य उत्तरी कर्क रेखा पर पहुंचता है तो इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन इसके ठीक अपोजिट होगा। क्या होगा, तो दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी। उसके बाद ये क्या होता है, फिर आपका 21 जून के पश्चात ये फिर मूव करना शुरू करता है। कहाँ, तो विषुवत रेखा की ओर। और विषुवत रेखा पर ये फिर कब, तो 23 सितंबर को पहुंच जाता है। यानी ये स्थिति आपका जो होता है, यानी सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में चमकना, सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर रूप से चमकना ही क्या कहलाता है, उत्तरी अयनांत कहलाता है। और उत्तरी अयनांत को ही हम लोग ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्यों, क्योंकि यदि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में चमकेगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तापमान अधिक होगा यानी गर्मी का मौसम होगा। और गर्मी का मौसम यदि होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ग्रीष्म ऋतु है। और इसी को हम लोग ग्रीष्म अयनांत या उत्तरी अयनांत कहते हैं। तो उत्तरी अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सा, तो ग्रीष्म ऋतु होता है। कौन सा ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक उसी प्रकार
आपका 23 सितंबर के बाद, 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें कहाँ, तो मकर रेखा की ओर मूव करती है और यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य पहुंचता है। कब? 22 सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कब? 22 दिसंबर को पहुंचती है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है। और सूर्य की किरणें चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, यानी कि ठंड का मौसम होता है। और इस ऋतु में, इस क्षेत्र में, इस गोलार्ध में क्या होता है, तो ग्रीष्म ऋतु होता है। फिर 22 दिसंबर के बाद यह कहाँ मूव करता है, तो यह फिर विषुवत रेखा की ओर मूव करता है और 23 सितंबर को फिर पहुंच जाता है। यह 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहते हैं हम लोग, इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी विषुव कहते हैं, यानी कि पूरे संसार में इस दिन दिन और रात बराबर होता है। चलिए आगे देखिएगा। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? एशिया को यूरोप से अलग करने की यदि हम बात करें तो एशिया महादेश क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। और यूरोप से अलग करना, जब विश्व का मानचित्र आप देखेंगे तो एशिया और यूरोप के मानचित्र सटे हुए हैं। और ये सटे होने की वजह क्या है कि रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में है और अधिकांश हिस्सा एशिया के क्षेत्र में है। इसलिए रूस को हम लोग यूरेशिया भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में और थोड़ा सा एशिया में पड़ता है। अब रूस के ही बीचों बीच से एक पर्वत आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूराल पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूराल पर्वत कहते हैं। और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन सा पर्वत? तो यूराल पर्वत। और यह उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, उत्तर दक्षिण, यानी कि इस प्रकार यह कुछ विस्तृत है, कुछ इस प्रकार से यह विस्तृत है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर यह विस्तृत है। और इसके दक्षिण में जहां यह अंत होती है वहां कैस्पियन सागर है, यानी कैस्पियन सागर के पास आकर के दक्षिण में इस पर्वत का क्या होता है, अंत होता है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत, हिमालय की चोटी एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। एंडीज आपके विकल्प में है, तो एंडीज क्या है? विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला या विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन? एंडीज है। यह कहाँ है? तो यह दक्षिण अमेरिका में है और इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर लगभग है। कितना है? 7000, यानी 7200 के आसपास इसका लंबाई माना जाता है। यूराल पर्वत आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, यूरोप और एशिया के बीच है। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत कहाँ? उत्तरी अमेरिका में है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? श्वास नली, जिससे नली के माध्यम से हम लोग श्वास लेते हैं उसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और श्वसन के कारण ही, श्वसन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, जो कि भोजन करने के अणुओं के रूप में तोड़ने के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो श्वसन आपका श्वास नली को नष्ट होने से रोकने के लिए कौन सा अंग होता है? तो मानव के शरीर में एक उपास्थि डिस्क होता है। क्या होता है? उपास्थि डिस्क होता है। और उपास्थि डिस्क ही क्या करता है कि श्वास नली को नष्ट होने से, यानी कि उसे क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। और अस्थि और उपास्थि का नाम आपने सुना ही होगा। तो उपास्थि डिस्क एक अंग होता है जो कि क्या करता है? श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम मानव शरीर का ही एक अंग है। डायफ्राम क्या है? तो मानव शरीर का एक अंग है। और डायफ्राम क्या करता है? तो इसका उपयोग महिला गर्भ निरोधक उपाय के रूप में भी किया जाता है। डायफ्राम का उपयोग महिला गर्भ निरोधक उपाय के रूप में भी किया जाता है। और सांस लेने और छोड़ने के समय यह फूलता और पचकता रहता है। कौन? तो डायफ्राम। पसलियों की संख्या मानव शरीर में कितनी है? तो 24 है। और यह 24 पसलियां
किससे? तो एक स्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ी रहती है, अर्थात पसलियों में कुल मिलाकर के कितनी? तो 25 हड्डियां होती हैं, 12 इधर 12 इधर, हमने एक दिन बताया भी था। और एक हड्डी बीच में आपके सीने में जहां छुइएगा तो गड्ढा होगा, इस क्षेत्र में ये आपका क्या होता है? स्टर्नम हड्डी एक लंबी हड्डी होती है, उसी से ऐसे 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 हड्डियां 12 दोनों साइड झुली हुई होती हैं। और इन हड्डियों में से 11वीं एवं 12वीं जोड़ी को, यानी कि देख लीजिएगा एक बार फिर से, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन दोनों रिब्स की 11वें एवं 12वें की, इधर की भी बात कर ले इधर की भी, तो इन दोनों को इधर भी और इधर भी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्री रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रिब्स कहते हैं। मांसपेशी क्या करता है? तो मांसपेशी मानव शरीर को एक सुडौल आकृति प्रदान करता है। और मांसपेशी की संख्या मानव शरीर में कितनी? तो 600 से अधिक है, तकरीबन 639 माना जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85, त्रिवलन कपाट मौजूद होता है। मानव के हृदय का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह आपका कुछ यूं होता है। यह आपका क्या होता है? बायां आलिंद। यह आपका क्या होता है? बायां आलिंद, यानी मैं अंग्रेजी में लिखता हूं लेफ्ट ऑरिकिल। लेफ्ट ऑरिकिल, ये क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। ये क्या होता है आपका? दायां आलिंद यानी कि राइट ऑरिकल। और ये आपका क्या होता है? राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। ठीक है, अब देखिएगा, त्रिवलन कपाट इसमें पूछ रहा है। त्रिवलन कपाट को ही हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका कहां होता है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका ये वाला वॉल्व है। इसमें चेंबर आपको कुल कितने दिखे? मानव हृदय में चेंबर कुल कितने? 1 2 3 4, ये क्या हो गए? 4 चेंबर हो गए, यानी कोष्ठ पूछे मानव हृदय में कोष्ठ कितने? तो 4 होते हैं। अब देखिएगा, एक सवाल और पूछा जाता है कि मानव हृदय में वॉल्व कितने होते हैं? वॉल्व यानी कपाट, वॉल्व बोले या कपाट बोले तो कितने होते हैं? 2 कपाट होते हैं। अब 2 कपाट, एक कपाट आपका ये है, ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा यहाँ खुला हुआ दिख रहा है, और दूसरा कपाट ये है, यानी यहाँ जो खुला हुआ दिख रहा है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक कपाट, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच एक कपाट, यानी कुल मिलाकर के 2 वॉल्व होते हैं। अब इस साइड वाला होता है जो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और इसको हम लोग, ये 1 नंबर जो है, इसको हम लोग बाइकस्पिड कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब आपको क्या पूछ रहा है? त्रिवलन यानी ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड देखिएगा, क्या दाएं आलिंद और दायां उल्टा हो गया लगता है, उल्टा हो गया लगता है। ठीक है, देखिएगा, ये बाइकस्पिड होता है, ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड ये होता है, यानी कि जब आप देखेंगे तो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच क्या होता है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ये दायां आलिंद और ये दायां निलय होता है, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब देखिएगा, फुफ्फुस, महाधमनी, बायां निलय वगैरह क्या होता है? फेफड़ा से रक्त निकलता है, तो फेफड़ा से पल्मोनरी आपका ये शुद्ध रक्त होता है, और सिरा में शुद्ध रक्त नहीं होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो पल्मोनरी वेन के माध्यम से रक्त कहाँ प्रवेश करता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है? तो यह आपका महाधमनी में जाता है। कहाँ जाता है? महाधमनी जिसको कहते हैं। और फिर इस महाधमनी से होते हुए ये मानव शरीर में प्रवेश करता है। कहाँ? मानव के शरीर में, बॉडी में।
और मानव शरीर से यह पुनः निकल करके कहाँ जाता है, तो यह शिरा में प्रवेश करता है, क्योंकि मानव शरीर में रक्त अशुद्ध हो जाता है और यह शिरा से फिर महाशिरा में, शिरा से यह महाशिरा में जाती है, महाशिरा से फिर यह राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और फिर ऐसे प्रेशर के साथ जाती है कहाँ, फेफड़ा में, और यहाँ पर आपका क्या होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी होता है, यानी फुफ्फुसीय धमनी होता है, और फिर ये फेफड़ा में जाता है। फिर फेफड़ा क्या करता है, इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके शुद्ध ब्लड करता है, और फिर यही सर्कुलेशन आपका आगे भी जारी रहता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित रूप होते हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी एमटीएस में ही डिस्कस करवा चुका हूं, और मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम फैट में मानव को 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से आपका 4.2 और कार्बोहाइड्रेट से ही इतना ही, कार्बोहाइड्रेट से ही लगभग इतना ही कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यदि संकेंद्रण मतलब बोले यानी कि ऊर्जा मिलने की क्षमता, तो 1 कैलोरी फैट से 9.2 और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4.2, यानी संकेंद्रण के दृष्टिकोण से वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन को देह निर्माता या शरीर निर्माता कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन्हीं 3 से हमें ऊर्जा मिलती है। जल शरीर में भोज्य पदार्थों को घोलने का काम करता है, यानी घोलक के रूप में। विटामिन और खनिज लवण यह हमें क्या करता है, तो प्रतिरोधक क्षमता देता है, बीमारियों से बचाने का काम करता है। इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। चलिए आगे देखिएगा, स्टार्च क्या होता है, तो आवश्यकता से अधिक यदि व्यक्ति भोजन करता है या पादपों में यदि आवश्यकता से अधिक भोजन का उत्पाद हो जाए, तो अतिरिक्त भोजन जो होता है वह जिस रूप में संचित होता है उसी को पौधों में हम लोग स्टार्च कहते हैं। व्यक्ति में यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। विटामिन से हमें क्या होता है, ऊर्जा नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि असीमित होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का क्षमता क्या होगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी निगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस दोनों का क्या होगा, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है। इसके अलावा देखिएगा, तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, तो आभासी पार्श्व उल्टा का क्या मतलब है कि दायां को बायां, बायां को दाएं रूप में दिखाता है, बायां को दायां और दायां को बायां रूप में दिखाता है, यही पार्श्व उल्टा कहलाता है। तो समतल दर्पण आभासी, पार्श्व उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर, यानी वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, यही आपका समतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए लोग करता है, और यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर आईने में देखना हो, दर्पण में देखना हो, तो उसको अपनी लंबाई का आधा जितना, यदि कोई व्यक्ति 6 फुट लंबा है तो उसे कम से कम 3 फुट लंबा दर्पण लेना होगा, तभी वह अपनी पूरी प्रतिबिंब को देख पाएगा। क्लियर है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग आपका गाड़ी के हेडलाइट में होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग क्या हजामत के बाल बनाने में यानी दाढ़ी बनाने में भी होता है। उसमें प्रतिबिंब क्या होता है, तो बड़ा बड़ा दिखता है। प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा दिखता है, सीधा दिखता है, और प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा, उल्टा दिखेगा और आपका काल्पनिक दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में का प्रयोग आपका साइड मिरर के रूप में, और उत्तल दर्पण आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88, एक धातु की तार में धारा को क्या संघटित करते हैं, तो धातु की तार में धारा को संघटित करते हैं, यानी कि धातु की तार में धारा कब प्रवाहित होगी, यानी कि
विद्युत धारा की परिभाषा ही क्या होती है कि किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक होता है, तो ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जरिए ही क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस कारण से होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण होता है, यानी कि धारा में धातु की तार में धारा का संगठन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, तो जे थॉमसन ने। इस पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने, रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आगे देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन, उबुंटू क्या है, उबुंटू, ठीक है। उबुंटू की बात करें तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यह सर्वप्रथम कब, तो 2004 में यह लॉन्च किया गया था। कब, यह सर्वप्रथम 2004 में लॉन्च किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो प्रोग्राम का एक समूह जो क्या करता है, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक समूह जो कंप्यूटर के विभिन्न गतिविधियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स इत्यादि क्या MS DOS इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। और इसी को आप लोग क्या कहते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, उबुंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढेर सारे हैं, जावा, लाइनक्स वगैरह, ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। आगे देखिएगा 90 नंबर, एक तत्व के समस्थानिकों में नहीं होती है। समस्थानिक हम लोग कहते किसको हैं, तो किसी एक रासायनिक तत्व के विभिन्न एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिक होते हैं। रीजन क्या है कि इनके परमाणु संख्या समान होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए यदि वह उदासीन तत्व है, तो यदि उस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इस बात से आप अवगत होंगे। तो यदि एक ही तत्व के समस्थानिक, कहने का तात्पर्य है कि एक ही तत्व के विभिन्न रूपों में यदि प्रोटॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो और परमाणु संख्या समान होने के कारण रासायनिक गुण समान हो, तो इसी को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिक की खोज किसने की थी, तो समस्थानिक की खोज फ्रेडरिक एवं सोढ़ी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने, फ्रेडरिक एवं सोढ़ी नामक वैज्ञानिक ने समस्थानिक की खोज की थी। इसके अलावा याद रखिएगा कि क्या समान नहीं होगा, तो इसका भौतिक गुण समान नहीं होगा। इसका भौतिक गुण समान नहीं होगा। भौतिक गुण समान क्यों नहीं होगा, तो भौतिक गुण समान इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तत्व के समस्थानिकों की परमाणु भार भिन्न भिन्न होती है। समान भौतिक गुण समान नहीं होगा क्योंकि भौतिक गुण समान नहीं होने का कारण क्या है, परमाणु भार का भिन्न भिन्न होना। इसको नोट कर लीजिएगा, परमाणु भार का अलग होना, परमाणु भार का भिन्न भिन्न होना या अलग होना। परमाणु भार अलग होगा यानी कि भौतिक गुण अलग अलग होगा। और परमाणु संख्या समान होता है, इसलिए समस्थानिकों का रासायनिक गुण भी समान होता है। प्रोटॉन की संख्या समान होगी, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तब जब उदासीन होगा। और यहाँ चार्ज की बात की नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि ये उदासीन परमाणु है, यानी एक ही परमाणु के यदि परमाणु की संख्या, एक ही परमाणु के विभिन्न रूपों के परमाणु की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो, उदासीन यदि है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, एक समान रासायनिक गुण हो क्योंकि उसके परमाणु संख्या समान है, तो ऐसे परमाणु के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और इसके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका भौतिक गुण समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर, मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। सोना मतलब क्या, Au, सोना मतलब क्या,
AU, यानी कि इसको हम, इसका लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम। इसका लैटिन नाम क्या है? ऑरम इसका लैटिन नाम है। और सोना, शुद्ध सोना क्या होता है? तो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। और शुद्ध सोना क्या होता है? आपका शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता। शुद्ध सोनों का आभूषण नहीं बनाया जा सकता। और सोना का अधिकांश उपयोग किस क्षेत्र में? तो आभूषण के रूप में ही होता है, और शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इसमें मिश्र धातु के रूप में हम लोग मिलाते हैं, तो कॉपर को मिलाते हैं, यानी तांबा को मिलाते हैं। कॉपर को यानी तांबा को मिलाते हैं, जिससे क्या होता है? सोना कठोर होता है। इसके अलावा सोना आघातवर्धनीय, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु है। आघातवर्धनीयता बोले तो इसको पीट पीट कर पतले से पतला पत्थर के रूप में, यानी कि चदरा के रूप में बदला जा सकता है। यही गुण क्या कहलाता है? आपका आघातवर्धनीय गुण कहलाता है। और सोना में यह सबसे ज्यादा होता है। तो सोना को कठोर करने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे? कार्बन मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे। चांदी मिलाएंगे? नहीं। टीना मिलाएंगे? नहीं। तो क्या मिलाएंगे? कॉपर मिलाते हैं। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोने की परमाणु संख्या कितनी? तो सोना का परमाणु संख्या 79 है। सोना का परमाणु संख्या कितना है? 79 है। सोना का परमाणु संख्या 79 है। कॉपर यानी कि तांबा का परमाणु संख्या कितना है? तो तांबा का परमाणु संख्या 29 है। तांबा का कितना? 29 है। टीना का, टीन यानी Sn का परमाणु संख्या कितना है? तो Sn की परमाणु संख्या 50 है। 50 है। कितनी है? 50 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। आगे देखिएगा 92 नंबर, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं, संदूषित मतलब प्रदूषित करते हैं, तो वायु को जो प्रदूषित करेगा वो धूल भी है, धुआं भी है, वायु प्रदूषक भी है, निर्वातक भी है। लेकिन निर्वातक तो भी है, क्योंकि निर्वातक किसको कहते हैं? एग्जॉस्टर, जो घर में आपका लगा होता है कि गंदी हवा या गर्म हवा जो होती है उसको निकाल करके वो क्या करता है? बाहर वायुमंडल में छोड़ता है। तो ये सभी वायु को प्रदूषित करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आपका क्या रूप है? वायु प्रदूषक। और वायु प्रदूषक के अंतर्गत ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। इसलिए जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उनको हम वायु प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक कहते हैं। और वायु में उपस्थित अवांछित गैस, जैसे जो गैस है कि अनचाही गैस, अवांछित मतलब क्या? अवांछित अनचाही गैसें, जैसे क्या? धूलकण, सूक्ष्म पदार्थ इत्यादि की उपस्थिति तथा प्रकृति क्या होती है? वायुमंडल और प्रकृति दोनों के लिए यह क्या है? खतरनाक होता है। और यह ही वायु प्रदूषण का क्या है? सबसे चिंताजनक सोर्स है, जिसको कि मनुष्य कम नहीं कर पा रहा है। वायु प्रदूषण के लिए और जिम्मेवार पहलुओं की बात करें तो विनिर्माण और परिवहन व्यवस्था भी इसके पीछे जिम्मेवार है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि क्या है? वायुमंडल के प्रमुख प्रदूषक के रूप में आते हैं। और वायुमंडल में एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के आधार पर कितना एसपीएम है, इस आधार पर हम लोग क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्ञात करते हैं, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक निकाल पाते हैं। यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से डैश वर्ष तक के आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, कितने से कितने? 18 से 50 वर्ष के बीच है, तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्या है स्कीम? तो यह योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था यह योजना? 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। और इस आधार पर यदि हम बात करें तो इस योजना में 330 रुपया का, 330 रुपया प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है। एकदम सस्ता सुविधा है। और इसमें आपको मैच्योरिटी कितनी दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी दी जाएगी। 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी दी जाएगी। किसी भी एक्सीडेंट में यदि आपका एक हाथ, एक आंख, एक पैर तीनों डैमेज हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और यदि दोनों डैमेज हो जाता है या आपका निधन हो जाता है तो 2 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंट सर्फ ने। किसने? विंट सर्फ के द्वारा इंटरनेट का आविष्कार किया गया था। इंटरनेट का आविष्कार हुआ कब था?
तो इंटरनेट का आविष्कार 1893 में हुआ था, 1 जनवरी 1893 को। कब? तो इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1893 को हुई थी। भारत में कब इसकी शुरुआत हुई? तो 1995 में 14 अगस्त को माना जाता है, 14 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और इंटरनेट का आविष्कार किसने? तो विंट सर्फ ने, और इनका एक और सहयोगी था रॉबर्ट काहन। रॉबर्ट काहन, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था? इंटरनेट का आविष्कार किया था। इसके अलावा और याद रखिएगा स्टीव जॉब्स आपके विकल्प में है। स्टीव जॉब्स किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो एप्पल, जानी मानी कंपनी एप्पल के से संबंधित व्यक्ति कौन है? आपका स्टीव जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 95, स्कीट किस खेल से संबंधित है? तो स्कीट खेल की बात करें तो स्कीट खेल आपका किससे? तो स्कीट आपका शूटिंग से संबंधित खेल है। किससे? शूटिंग से संबंधित खेल है। और स्कीट के खेल में किसका? राइफल का, पिस्टल का, पिस्टन और शॉटगन इत्यादि क्या है? बंदूक के प्रयोग होते हैं, यानी शूटिंग, निशानेबाजी की का एक खेल होता है। और तैराकी आपके विकल्प में है। तैराकी में किन किन शब्दों का? तो बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक इत्यादि शब्दों का उपयोग किया जाता है। और टाइम ट्रायल शब्द किससे? साइकिलिंग से संबंधित है। टाइम ट्रायल शब्द किससे? साइकिलिंग से संबंधित है। शूटिंग आपका यहां आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देखिएगा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम नृत्य की बात करें तो मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा कहाँ मिलती है? तो भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र किया गया है। और भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? 8। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली। महाराष्ट्र में तमाशा और लावनी नामक क्या है? लोक नृत्य है। तमाशा और लावनी लोक नृत्य प्रचलित है महाराष्ट्र में। गोवा का कोई नृत्य मुझे याद नहीं आ रहा है। कर्नाटक में याद रखिएगा यक्षगान और करगा। यक्षगान और करगा कर्नाटक में प्रचलित है, जबकि एक और नृत्य है करगम। करगम तमिलनाडु में प्रचलित है। कहां? तमिलनाडु में प्रचलित है। चलिए आगे देखिएगा, हिंदी के लिए 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन जीता? ठीक है, तो हिंदी के लिए 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। और 2016 के साहित्य अकादमी की बात करें तो यह नासिरा शर्मा को दिया गया था, उनकी रचना पारिजात के लिए। पारिजात नामक रचना के लिए किसको? नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी दिया गया था। और नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान भी मिल चुका है। और इनको व्यास सम्मान किस पुस्तक की रचना के लिए मिला था? तो कागज की नाव के लिए। किसके लिए? कागज की नाव नामक रचना के लिए इनको दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? तो व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार। देखिएगा अगला, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं। कौन है? विनोद राय हैं। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इनके द्वारा द थर्ड पिलर नामक पुस्तक की कई सीरीज लिखी गई है। और आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक भी कौन है? रघुराम राजन ही हैं। अचल कुमार ज्योति भारतीय निर्वाचन आयोग के क्या है? तो 21वें अध्यक्ष थे, 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील कुमार अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील कुमार अरोड़ा हैं। चलिए आगे देखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान 10 दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का एक समूह है, जो डैश घोषणा पत्र के बाद अस्तित्व में आया था। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात की जाए तो यह आपका कब गठित हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के पश्चात। किसके पश्चात? बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद से इसकी स्थापना की गई थी। और आसियान में 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इसके सदस्य देश हैं। और आसियान का आदर्श वाक्य यानी थीम लाइन या टैग लाइन क्या है? स्लोगन क्या है? तो एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। एक दृष्टि एक पहचान एक
समुदाय किसकी, तो आसियान का आदर्श वाक्य है। इसके अलावा याद रखिएगा स्थापना कब, तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र से, 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। इसके बैंकॉक क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक क्या है, थाईलैंड की राजधानी है। आसियान का पूरा नाम क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका पूरा नाम है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है। आगे देखिएगा, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। भारत और अफगान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के संबंध, विदेशी संबंध बहुत बुरे नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, लेकिन हाँ एक दोस्ताना संबंध दोनों के बीच जरूर है। और इन्हीं दोस्ताना संबंधों के तहत कई बार यह देखा गया है कि भारत ने अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बहुत सारे सहयोग किए हैं। और उसी सहयोग के रूप में अफगान भारत मित्रता बांध के नाम से जाना जाने वाला आपका सलमा बांध भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में निर्मित किया गया था। और इस बांध का उद्घाटन 2016 में किया गया था। कब किया गया था, तो 2016 में सलमा बांध का उद्घाटन किया गया था। यह बांध 100 मीटर ऊंचा और 540 मीटर चौड़ा है, 540 मीटर चौड़ा है। और इससे 42 मेगावाट की विद्युत क्षमता इसकी है, यानी कि इससे कितना विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा, तो 42 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी है। सियालकोट कहाँ है, पाकिस्तान में एक स्थान है। यानी कि एमटीएस के सेट नंबर 8 के जीके सेक्शन का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।